वो एक पॉलिटिकल लीडर के साथ कुशल गृहिणी, एक माँ भी है। और जब वो पहली बार विधायक बनी थी तो वो किस्सा भी आगे हम आपको सुनाएंगे कि किस तरह टूटी हुई सड़क जिसमें गंदा पानी जमा था वो उस गड्ढे में भी बैठ गई। यहाँ आपने बिल्कुल सही समझा। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। दीपिका पांडे सिंह क्यों? हाँ, मेरा लव मैरिज है, इंटरकास्ट शादी है हमारी, और हमारी शादी भी काफी एडवेंचरस रही। तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए क्या घर वाले रेडी हो गए थे? परिवार के सभी लोग तैयार नहीं थे। क्या कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है? हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, 56 सीट जो है वो लेकर के सरकार बनी है, कहीं कुछ नहीं है। कौन लोग हैं मैं ये कहना नहीं चाहती, आप लोग ही समझते हैं। मगही, अंगिका और भोजपुरी, लेकिन ये फिर विवाद क्यों? भाषाओं को जीवंत रखने के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानती हैं? कि हम लोगों ने राज्य में पेशा नियम को लागू किया। SIR शुरू हो गई, आगे आने वाला टारगेट झारखंड है। इसके तरीके पर परेशानी है। ट्रेजरी घोटाला से जिस तरह से सैलरी रोकी गई है, मैया सम्मान में सरकार ने पैसे दे दिए हैं। इस राज्य का बजट 2-4-5 हजार करोड़ नहीं, लाख से अधिक है। हेमंत सोरेन संवेदनशील, राहुल गांधी ऑनेस्ट, कल्पना सोरेन वेरी चार्मिंग, विपक्ष फर्जी, बहुत कमजोर। प्यार ज्यादा मुश्किल है या राजनीति? दोनों बहुत प्यारा है। 22 राज्य से घिरा एक छोटा सा प्रदेश झारखंड ही बचा हुआ है। एज ए पॉलिटिशियन कैसे देख रही हैं इसको आप? इस देश में बहुत सिस्टमैटिकली लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस के पॉलिटिकल सर्कल में एक जमाने में बड़ा नाम हुआ करता था, अरुण पांडे और प्रतिभा पांडे, दो ऐसे चेहरे जो घर संसार में तो हमसफर थे ही, राजनीतिक संघर्ष में भी साझेदार थे। रांची की समस्याओं से लेकर पॉलिटिकल मुद्दों में कदम से कदम मिलाकर चलना, एक साथ ऐसा परिवार जिसके लिए राजनीति सिर्फ सत्ता का रास्ता नहीं था बल्कि समाज से जुड़ने का जरिया था। जहां घर की बैठकों में सिर्फ रिश्तों की बातें नहीं होती थी बल्कि जनता के मुद्दों, संघर्षों और बदलावों की चर्चाएं गूंजती थी। उसी घर की एक बेटी ने राजनीतिक तखरा अपने माता पिता से सीखा। उसने बचपन से राजनीति को सिर्फ देखा नहीं बल्कि जिया। माता पिता के संघर्ष देखे, चुनौती देखी, राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे और फिर उन्हीं अनुभवों को अपनी ताकत बना लिया। राजनीतिक जो विरासत होता है वो अमूमन बेटे के हाथ आती है, लेकिन ये परिवार पूरी तरह डेमोक्रेटिक रहा। उस बेटी ने भी अपना राजनीतिक कौशल दिखाया। यूथ कांग्रेस में काम करते हुए राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा बनी। संताल परगना के गोड्डा को अपनी सियासी जमीन बनाई। जी हाँ, आज जो हमारी मेहमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, वो एक पॉलिटिकल लीडर के साथ कुशल गृहिणी, एक माँ भी हैं। और जब वो पहली बार विधायक बनी थी तो वो किस्सा भी आगे हम आपको सुनाएंगे कि किस तरह टूटी हुई सड़क जिसमें गंदा पानी जमा था वो उस गड्ढे में भी बैठ गई थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बेबाक हैं, निडर हैं और अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसी थैंक यू प्रियंका, बहुत अच्छे हैं आप। ठीक है। आपके ग्रास रूट, सबसे पहला सवाल तो यही कि आपके माता पिता दोनों राजनीति से जुड़े रहे, स्वर्गीय अरुण पांडे और प्रतिभा पांडे। आप पर किसका प्रभाव ज्यादा रहा? बहुत इमोशनल शुरुआत आप एक्चुअली करवा दी, और प्रभाव मुझे लगता है कि दोनों का मिक्स है। क्योंकि अगर हम अपने पिताजी को याद करें तो वो बहुत संघर्षशील थे और बहुत लिबरल भी, क्योंकि अपनी पत्नी को आगे बढ़ाना, बेटियों को बराबर के मौके देना, तो ये सारी चीज़ें उनकी खूबी थी। और आपको रांची में कई सारे लोग अभी भी उनके बारे में बताते मिल जाएंगे जिन्होंने उनके अच्छे कामों को देखा, उनके गुड इंटेंट को देखा। वही मेरी माँ बहुत जुझारू महिला रही, और जो स्टेमिना हम लोग लेके घूमते हैं फील्ड में काम करने का या घर और बाहर को बैलेंस करने का, वो चीज़ें मुझे लगता है हमारी माताजी से हम लोगों को मिली। मेरे फादर बहुत क्लियर थे कि पॉलिटिक्स में सेवा के लिए लोगों को होना चाहिए,
अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में होना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा माध्यम है लोगों के जीवन में बदलाव करने का। आपके एक निर्णय से, अगर आप किसी पोजीशन पर हैं, तो एक निर्णय से आप लाखों करोड़ों लोगों का जीवन एक दिन, एक समय पर बदल सकते हैं। और मेहनत करके आगे बढ़ना भी हम लोगों ने उन लोगों से ही सीखा। मुझे ये मानती हूँ मैं कि जो ड्यू था उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों से हम कम मेहनत करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं भी मेहनत करती हूँ बहुत, लेकिन जितना मेरे पिताजी ने मेहनत किया, जितना मेरी माताजी ने मेहनत किया, उसका बहुत कम अंश मुझे मेहनत करना पड़ा। उनके संघर्ष का भी नतीजा है कि मुझे एक बहुत बेसिक पहचान जो राजनीति में होनी चाहिए, वो जिससे वो लोग स्ट्रगल किए या उनको मेहनत करके बनानी पड़ी, तो परिवार का बेनिफिट मुझे ज़रूर मिला। यही नहीं, बल्कि जो ससुराल है हमारा, मेरे फादर, यहाँ संगठन की पॉलिटिक्स को मैंने देखा। और मेरे ससुराल में, क्योंकि मेरे फादर इन लॉस कॉन्स्टिट्यूंसी को 4 बार 1999 तक रिप्रेजेंट किए थे, तो वहाँ भी एक प्रभाव था। तो सत्ता में रह करके और संगठन का काम करके जो एक बैलेंस होना चाहिए था, मुझे कहीं ना कहीं विरासत में मिली है। बहुत लंबे गैप के बाद, 20 साल के बाद, मैं फिर महगामा से हमारा परिवार चुनाव लड़ पाया, मैं चुनाव लड़ पाई। लेकिन मेरे ससुर जी श्री अवध बिहारी सिंह जी के कामों को उस 20 साल के बाद भी लोग याद रखते थे कि एक अच्छे पॉलिटिशियन, एक क्लीन पॉलिटिशियन जो है, उसका भी मुझे कहीं ना कहीं उस वजह से भी मुझे बहुत सम्मान मिला। मैं जिस भी दरवाजे गई, लोगों ने बहुत सम्मान से मुझे बिठाने का काम किया। तो ये चीज़ें जो मेरे परिवार का प्रभाव रहा है, राजनीति में आप कह सकती हैं, वो डायरेक्ट रहा है। और इन लोगों की जो अच्छाइयाँ हैं उसको ही आगे बढ़ाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। जैसे एक घर में जहाँ आप पली बढ़ी, वहाँ पे भी आपने राजनीति देखा, और आप जिस घर में ब्याह कर गई वहाँ पे भी राजनीतिक परिवेश रहा। तो कभी तुलनात्मक ढंग से कभी लगा कि कुछ हावी हो रहा है आप पे एज ए राजनीति, या फिर आपने वो उसे अडॉप्ट कर लिया कि नहीं मुझे इसी क्षेत्र में जाना है, या फिर कभी सोचा कि नहीं इससे मैं परे कुछ? अपने करियर के इनिशियल 10 साल कॉर्पोरेट में काम करती रही। मैं भी एक मीडिया हाउस से जुड़ी रही, टेलीग्राफ से, अन्य जगहों पर भी हमने काम किया। और इन सब चीज़ों का मुझे लगता है मेरे पूरे अब के जो काम करने का तरीका है उस पर बहुत प्रभाव रहा। कॉर्पोरेट में जब आप होते हैं तो आप कैसे चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करना है, कैसे टारगेट ओरिएंटेड होंगे, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने सीखा। और परिवार में राजनीति के होने का वो किसी भी तरह से हम लोगों पर हावी नहीं था, क्योंकि चाहे वो हमारा मायका हो या ससुराल हो, लोगों ने सेवा की पॉलिटिक्स को प्राथमिकता दी, संघर्ष की पॉलिटिक्स को प्राथमिकता दी, और मेहनत करके आगे बढ़ने का जो सीख था वो रहा। तो हम लोग शुरू से इन मामलों को लेकर के हम्बल ही रहे। और हम लोग जिस तरह के लोगों को अपने परिवार के पास आकर के सहयोग मांगते हुए देखे, सच में उन लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग राजनीति में ज़रूर हैं लोग, लेकिन कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाने वाले लोग बहुत कम हैं। और अपना घर परिवार को प्राथमिकता देने से पहले उन लोगों के आवश्यकताओं को प्राथमिकता दिया गया। तो इस सब की वजह से हम लोग एक ठहराव लेकर के ही पॉलिटिक्स में आए थे। करियर की शुरुआत की यहीं से, मैंने सेंट ज़ेवियर्स से ग्रेजुएशन किया है, फिर XISS से MBA की पढ़ाई हुई, और उसके बाद नौकरी भी हमने की है। तो इन सब चीज़ें, इस पूरी जर्नी का, शिक्षा का, करियर का और घर के परिवेश का प्रभाव मुझे लगता है मेरे पर्सनालिटी में भी है। तो आपने जिस तरह से कहा, जब आपकी स्कूलिंग यहीं से हुई, आप पली बढ़ी में यहीं, जिस रास्ते से आप स्कूल जाती थी आज उसी रास्ते से मंत्रालय तक जाती हैं, कभी सोचा था कि ये यहाँ से सफ़र तय होगा मेरा? मुझे लगता है इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती कि आपने जहाँ अपना बचपन बिताया हो, आप फिर अपने 40s और 50s में उन रास्तों में हैं। मुझे पहला जहाँ विधायक आवास मिला, शायद मैंने चयन भी इसीलिए किया क्योंकि वो सामने मेरे स्कूल के कैरली स्कूल से हमने 10th तक की पढ़ाई की, गुरु नानक से 12th की पढ़ाई थी, वहीं बस स्टैंड, वहीं से बस से यहाँ +2 के लिए आना या फिर ऑटो पकड़ के कॉलेज के लिए आना, इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने उसी परिवेश में देखा है। मेरे
बड़े पापा वहीं HEC में एम्प्लॉयड थे, तो उन्होंने पूरे परिवार को यहाँ साथ में अपने रखा। और फिर वहाँ के लोकल जो क्षेत्र थे उस पर पॉलिटिक्स का इंट्रोडक्शन मेरे फैमिली का हुआ। मेरे फादर वार्ड काउंसिलर रहे उधर से। तो फिर आप उन्हीं रास्तों में जहाँ आपने अपना बचपन बिताया, साइकिल चलाया है, कई सारे गेम खेले हैं, बाइक चलाना जहाँ सीखा है, उन्हीं रास्तों पर है। तो बाइक भी चलाती हैं आप? ये बहुत प्लेजर जो है देता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप अपने बचपन वाली जगह पर आ गए। महीने में 10-12 दिन तो ज़रूर हम लोग रांची में रहते हैं, तो लोग को मायके वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन आपका कार्य क्षेत्र भी अगर आपके शिक्षा के स्थान पर हो जाए तो वो एक अलग खुशी देता है। वो सारा जो है बचपन की यादें वो अभी हैं, वो रास्ते भी हैं। आपने जैसा बताया, आपने बताया कि आप बाइक भी चलाती हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि वो समय जो था और आज में थोड़ा बदलाव आ गया है कि आज थोड़ा मतलब जनता के प्रति है तो अपनी चीज़ें छूट रही हैं, या फिर उसमें जीने का मन करता हो कि फिर वैसे ही लाइफ जीने? नहीं, आपको बैलेंस एक अच्छा रखना पड़ता है कि आप परिवार को भी ना इग्नोर करें, और स्पेशली जब फैमिली सपोर्टिव हो। अगर आप डायरेक्ट मेरे फैमिली की बात करें तो अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, बच्चे समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने बचपन में ही देखा, हमारी माँ भी कहीं किसी प्रोग्राम को जाने के पहले घर की जो व्यवस्था है उसको सही करके जाती थी। मेरे फादर उनको अपने साथ लेके जाते थे, और यहाँ भी मुझे मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट मिला। राजनीतिक परिवेश था, इसलिए मेरा घर से कदम राजनीति के लिए निकालना भी लोगों को बहुत उसको लेके बहुत रेजिस्टेंस नहीं हुआ, बल्कि हर कदम पे सपोर्ट ही मिला। तो जब आपको परिवार में सहयोग मिलता है, साथ मिलता है, हम लोग भी जब अपने पेरेंट्स के बारे में किसी से सुनते थे तो हमें भी बहुत गर्व महसूस होता था। तब हम समझते थे कि शायद ये दिन के 8-9 घंटे लगातार हमारी माँ अगर घर पे नहीं रह पा रही हैं, लेकिन वो बाहर जा कर के उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, तो उस पर हम लोग भी गर्व महसूस करते हैं। और आने वाले समय में मेरे बच्चे भी ऐसा महसूस करें, इसके लिए हम लोग उसी तरीके से काम कर रहे हैं। आपने कहा कि 10 साल आपने नौकरी की जब आप राजनीति में नहीं आई थी, आप मीडिया सेक्टर में काम कर रही थी, तो वो वहाँ से राजनीति में आना कैसे सोचा फिर आपने? मेरे कुछ दोस्त सोचते थे कि मैं पागल हो गई हूँ लेकिन एक इंसिडेंट है, क्योंकि राजनीति तो घर में पहले भी था। बैक एंड पे हम लोग फाइल्स में पेन पैड डालना, मम्मी की ट्रेनिंग और मीटिंग्स के लिए वो तैयारी करना, ये सब हम लोग करते थे। लेकिन डायरेक्टली बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाना, जब 2010 में ये निर्णय हुआ, तो उस वक्त इमीडिएट कुछ प्लान नहीं था। लेकिन राहुल जी राजनीति में आ चुके थे और उन्होंने युवाओं के लिए रास्ते खोले थे, और मन में कहीं ये भी था कि हम राजनीति में सिर्फ अपने पेरेंट्स के इंट्रोडक्शन की वजह से या मेरे ससुराल के राजनीतिक परिवेश की वजह से मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी मिले, ये भी नहीं चाहिए था। तो राहुल जी ने जो ट्रांसफॉर्मेशन राजनीति में खास करके युवाओं के लिए, उसमें भी सभी पिछड़े वर्ग, दलित और महिलाओं के लिए जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने क्रिएट किया, उसी का प्रोडक्ट है हम। यूथ कांग्रेस में चुनाव हुए जिसमें वोट के आधारित आपको संगठन में पद मिला। तो मुझे बहुत इस बात का फ़क्र है कि मेरा जो यह यूथ कांग्रेस का जो पद था वो मुझे लोगों ने वोट करके दिया। वहाँ से शुरुआत हुई, फिर अपनी मेहनत पर मुझे राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करने का मौका मिला, और इस वक्त ही इस जुड़ाव से ही ज़मीन के जो मुद्दे हैं उसको समझने का मुझे बेहतर मौका मिला। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़े सवाल जो लोग कभी कभी, जो आजकल के नए बच्चे जो हैं मीडिया सेक्टर में आते हैं या फिर कोई जो जानना चाहता है, तो उनके मन में एक सवाल आता है, दीपिका पांडे सिंह क्यों? तो आपने लव मैरिज किया है, तो पांडे से सिंह बनने की जो जर्नी है उसके बारे में बताएं। हाँ, मेरा लव मैरिज है, इंटरकास्ट शादी है हमारी, और पांडे मुझे मेरे मायके से मिला है और सिंह मुझे ससुराल से मिला है। वो नाम रखने का ये भी कारण था कि हम 3 बहनें हैं, और बचपन से हम लोग सुनते थे, पांडे जी आपकी तो 3 बेटी है, बेटा नहीं है, इस तरह की बातें सुनते थे। तो मुझे लगता था कि ये सिर्फ नाम और सरनेम की वजह से लोग पेरेंट्स को भी इस तरह की बातें सुनाते हैं।
तो इसलिए मैंने पांडे कंटिन्यू किया। मेरे ससुराल वालों ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सिंह मुझे मेरे हस्बैंड से यह सरनेम मिला है। और हमारी शादी भी काफ़ी एडवेंचरस रही। देवघर के बाबा धाम मंदिर में हमारी शादी हुई है। उसकी कहानी तो कभी आगे फिर बताएंगे। तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए क्या वो घर वाले रेडी हो गए थे? क्योंकि जिस समय आपकी शादी हुई होगी, जैसा अभी भी हम लोग अपने परिवेश में देखते हैं कि बहुत खास हाँ, करके मेरी आज शादी को अब अगले साल 25 साल हो जाएंगे, तो उस वक्त तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। और खास करके झारखंड जैसे स्टेट में परिवार के सभी लोग तैयार नहीं थे। जो लोग तैयार थे उन लोगों ने शादी कराई हमारे। आज मुझे खुशी है कि सभी लोग हमारी शादी को एक्सेप्ट किए और इस बात को मानते हैं कि एज ए लाइफ पार्टनर रत्नेश मेरे लिए बेस्ट हो सकते थे, और उसका चयन हमने किया। जब आप ससुराल पहुंची थी तो उस समय आप राजनीति का क्या खैरा सीख रही थी, या फिर क्या था उस वक्त का मोमेंट क्या नहीं, था? उस वक्त तो मैं वर्किंग थी। अच्छा, working और जॉब कर रही थी, और रत्नेश टाटा स्टील में अब भी हैं। रत्नेश टाटा स्टील में थे। और जब मैं गांव ससुराल पहुंची, बिल्कुल ही ग्रामीण, तो क्योंकि आप बचपन में रांची में रहे, छोटे से कैंपस मतलब छोटे से घर में रहे, लेकिन एरिया तो अर्बन था। सभी बेसिक नागरिक सुविधाएं HEC के कैंपस में उपलब्ध था। लेकिन जब मैं ससुराल पहुंची तो वहाँ बहुत ही बड़ा घर था, बहुत ही स्पेशियस था, लेकिन वो ग्रामीण इलाका था। बहुत बेसिक चीज़ों के लिए भी संघर्ष था, बिजली, पानी, इन तमाम चीज़ों का। फिर शादी के बाद हम लोग वापस अपने जमशेदपुर, क्योंकि रत्नेश टाटा स्टील में था, मैं भी वहीं काम कर रही थी, तो वहाँ बिजी रहे। मेरी दोनों बेटियाँ जमशेदपुर में हुई हैं, और TMH में, वहाँ के हॉस्पिटल में। और 2008 में मेरी छोटी बेटी, और फिर 2010 में मैंने राजनीति को, पूर्णकालिक राजनीति जिसको कहते हैं, उसको ऑप्ट किया। तो उस वक्त राजनीति से जुड़ा कुछ नहीं था। और वहाँ भी क्योंकि मेरे फादर इन लॉ 99 में उन्होंने लास्ट इलेक्शन लड़ा था, झारखंड के सेपरेशन के बाद उन्हें लड़ने का मौका नहीं मिला था, तो वहाँ भी कोई खास राजनीतिक गतिविधि नहीं हो रही थी। वो पार्टी और संगठन की मीटिंग्स में ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो उस वक्त यह निर्णय नहीं हुआ था। यह निर्णय हमने 2010 में लिया, जब राहुल गांधी जी ने यूथ कांग्रेस में युवाओं के लिए दरवाजे खोले, और वहाँ से जब शुरुआत हुई तो फिर मैंने पीछे नहीं देखा। आप एक माँ भी हैं, सामंजस्य स्थापित करना मुश्किल होता है कि जब आप काम या भागदौड़ में हैं और आपकी 2 बेटियां हैं, तो कभी लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो छूट रही हैं? मतलब मैंने महिला के तौर पर कभी इन सब कामों को या इन सब जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको कभी एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, इसलिए मैं बहुत ओपनली इन बातों की चर्चा भी नहीं करती। लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं। आपको अगर लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, ससुराल मायके के आपके जो बुज़ुर्ग हैं वो बच्चों को बड़ा करने में अगर मदद करने के लिए तैयार हैं, तो ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हाँ, कई ओकेजन्स ऐसे रहे हैं मैं अपने बच्चों के सभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं जा पाई हूँ, तो स्कूल ने भी परिस्थितियों को समझा है। और क्योंकि उसके पापा चले जाते थे, तो मेरे एब्सेंट होने का भी बहुत बुरा नहीं माना गया। कई ओकेजन्स हैं ऐसे जब मुझे लगता है कि मैं साथ रहना चाहती थी, करना चाहती थी, लेकिन नहीं रह पाई कुछ कारणों से। लेकिन ठीक है, बच्चे भी समझे और बहुत ही कोऑपरेटिव। 2 बेटियां थी मेरी, तो हमको लगता है उनको बड़ा करना भी आसान रहा इन कंपैरिजन टू बॉयज़, क्योंकि गतिविधियां अलग अलग, बॉय चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड का अलग होता है, तो उनको बड़ा करना भी है आसान रहा। तो उन परेशानियों को मुझे नहीं लगता कि बहुत ही पर्सनल है, और ये हर माँ मैनेज करती है। आज पॉलिटिशियंस की बात छोड़ दें, आप नॉर्मल वर्किंग हैं, आप लोगों में से भी कई लोग अपना घर संभाल रही होंगी, ससुराल मैनेज कर रही होंगी, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और आप डिटरमाइंड हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो आप रास्ते निकाल लेते हैं। तो अब ये हम जो आपकी लाइफ के जर्नी के बारे में बात कर रहे थे, अब थोड़ा पॉलिटिकल सवाल, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण पद भी संभाल रही हैं, विभाग भी संभाल रही हैं, लेकिन इस वक्त जो कांग्रेस में है, क्या कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है? क्योंकि आपके ही मंत्री संगठन से नाराज चल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं।
देखिए, हम लोग लगातार ये बात बताते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। हम्म, अगर आप किसी बात से विचलित हो रहे हो, कोई ऐसी बात है जो आपको सफोकेट कर रहा हो या आपका कंसर्न है, और ख़ास करके अगर वो जनता से जुड़ा हुआ है, तो आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं उन बातों को रखने के लिए। मुझे थोड़ा ये बुरा लगता है कि कई चीज़ों को हम लोग सिर्फ मीडिया में बात करते हैं और राइट प्लेटफॉर्म पर उसकी चर्चा नहीं हो पाती है। लेकिन ठीक है, सबका अपना तौर तरीका है और मंत्री अपना काम कर रहे हैं, संगठन अपना काम कर रही है। कई चीज़ों में जिस कैपेसिटी में हम हैं अभी, उस पर इंटरफेयर करना भी अच्छी बात नहीं है, बट आई एम श्योर ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो सरकार के साथ जो कांग्रेस का संतुलन है वो ठीक है, क्योंकि बार बार ये सवाल उठना और तमाम तरह के जो कयास लगाना, हालांकि इस मामले में मैंने सुदेवे जी से भी बात किया था तो उन्होंने भी लाइटली फॉर्म में जवाब दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपना पार्टी का अंदरूनी चीज है। लेकिन आपके तरफ से, ये चूंकि आप कांग्रेस से हैं। इतना स्ट्रॉन्ग मैंडेट लेके गठबंधन सरकार बनाई। पिछली बार इससे कम थी संख्या, फिर भी 5 साल लोग हम लोगों की हर दिन सरकार गिरता हुआ बताते थे, और हम लोगों ने उस तरह के विपरीत परिस्थिति में भी इतना बेहतर प्रदर्शन किया है। इस बार हम लोग जितने संख्या में 56 सीट जो है वो लेकर के सरकार बनी है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को अपना काम चलाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार को डिस्टेबलाइज करें या ऐसा दिखाएं कि यहाँ पर सब कुछ सही नहीं चल रहा। इससे कुछ लोगों का ज़रूर फ़ायदा होता है। कौन लोग हैं मैं ये कहना नहीं चाहती, आप लोग भी समझते हैं, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी सरकार 5 साल चलेगी, अपना पूरा कार्यकाल वापस करेगी, और हम लोग जनता के आशीर्वाद से तीसरे टर्म में जब आएंगे तो इससे भी और बड़ा बहुमत लेकर के आएंगे। मगही, अंगिका और भोजपुरी, इसको लेकर आपने और राधा कृष्ण किशोर जी ने कैबिनेट में बातें रखी, मंजूरी भी मिल गई, लेकिन ये फिर विवाद क्यों शुरू हो गया इसमें? देखिए, हमारे क्षेत्र में अंगिका बोला जाता है, जो ससुराल का इलाका है। पलामू के बेल्ट में भोजपुरी मगही की बात है। मैथिली को स्टेट में सेकंड लैंग्वेज बोला जाता है। 2022 में जब ये पहला नियमावली आया था तभी लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था। उस वक्त तो कुड़माली भी भाषा में ऐड नहीं था, कई जिलों में नहीं डाले जाने की वजह से पूरा एक आंदोलन भी खड़ा किया गया था। और जैसे अब गोड्डा में जिला की बात करें अगर, तो मेरे हिसाब से अभी के स्वरूप में अंगिका भी होना चाहिए था, कुड़माली भी होना चाहिए। और यही नहीं, 2 प्रिमिटिव ट्राइब्स के जो भाषा हैं उसको भी ड्रॉप किया गया है। तो आज एग्जाम्स बहुत ज़रूरी है। युवा बहुत समय से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, और जो कैबिनेट से भी जिस स्वरूप में पास हुआ है वो इसी बात की गंभीरता को समझते हुए हुआ है कि युवाओं का एग्ज़ाम देना और स्कूलों में शिक्षक का होना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे हमें बात उठाना चाहिए, ये हमारा दायित्व बनता है कि जहाँ का लोगों को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी आवाज़ उठे। और एज ए पॉलिटिशियन आप हमारी अगर बात अगर मेरा अपना इंडिविजुअल राय पूछें तो मेरे हिसाब से भाषा लोगों को जोड़ने की चीज़ है। भाषा की वजह से लोगों में बिखराव नहीं होना चाहिए। और हमने तो अलग जो राज्य हैं जैसे उड़ीसा हो या बंगाल हो, वहाँ के भाषा को भी सम्मान देने का काम किया है। तो ये जो भाषाएं हम बात कर रहे हैं, अंगिका हो, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, तो उस राज्य से में ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है जहाँ से हमारा ओरिजिन हुआ है। लोगों ने चूज़ करके जब विभाजन हुआ तो बिहार छोड़ करके झारखंड में आने का काम किया, और सालों से मतलब दशकों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और अक्रॉस कास्ट क्रीड, आप अगर गोड्डा जाएंगे, देवघर जाएंगे, तो वहाँ के लोग अंगिका बोलते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी जाति से आते हो। तो भाषा को हमें जोड़ने के लिए एक ब्रिज माना जाना चाहिए। और जो हमारे पारंपरिक भाषाएं हैं, वो चाहे संथाली हो या फिर हो या फिर बिरहोर की जो भाषा है, इन सब भाषाओं को जीवंत रखने के लिए इस भाषा का शिक्षा में होना आवश्यक है। नहीं तो हिंदी और इंग्लिश, आज पूरी दुनिया में इंग्लिश बोला जा रहा है, हम आप भी बात कर रहे हैं, उससे हमें बहुत आसानी हो जा रही है।
लेकिन फिर जो यहाँ की हमारी स्थानीय भाषाएं हैं उसका क्या होगा? हम अपने बेहतरी के लिए कोई एक नई भाषा सीखें। आज स्कूल कॉलेजेस में जाइए आप, जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चे जर्मन, फ्रेंच और कई भाषाओं को सीख रहे हैं। वो ठीक है, वो बात भी बोली जाए, लेकिन हमारे बच्चों को हिंदी बोलना लिखना आना चाहिए, हमारे बच्चों को संथाली बोलना लिखना आना चाहिए। उसी प्रकार से जो ट्रेडिशनली भाषाएं, चाहे अंगिका हो या फिर भोजपुरी हो, कुड़माली हो, इन सभी भाषाओं को हमारे बच्चों को ये ऑप्शन हमें ज़रूर देना चाहिए कि वो इस भाषा को पढ़ सकें, लिख सकें, और आवश्यकता पड़े तो इन भाषाओं में परीक्षा को भी दें और इन भाषाओं को आगे फॉर जनरेशंस लेकर के चलें। तो ये विवाद जैसे कैबिनेट में मंजूरी मिली, उसके बाद इसको विवाद के रूप में तब्दील कर देना क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है या पॉलिटिक्स है? नहीं, देखिए, कोई भी बात होती है, अभी कैबिनेट के बाद की बात तो अंदर की बात है, ना हमने कोई बात बाहर रखी, ना अन्य मंत्रियों ने कहीं कोई बात रखी, लेकिन सूत्र के हवाले से लोग इन बातों को कर रहे हैं। तो जो जेन्युइन बात थी हम लोगों ने राइट प्लेटफॉर्म पे रखा है। एक दिन वो निर्णय टला भी, लेकिन 2022 से लेकर 2026 तक हमारा अपना मानना है कि हमारे पास समय था। अगर प्रशासनिक पदाधिकारी इन चीज़ों की गंभीरता को समझते हुए संलेख उस प्रकार से लाते तो ये आज कोई इसको विवाद नहीं बोल सकता था। परीक्षाएं हों, जल्दी से परीक्षाएं हों, हमारे बच्चों की नौकरी लगे, ये हमारी भी सोच है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा और बेहतर ज़रूर कर सकते थे। आप अब तक के अपने कार्यकाल में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानती हैं? देखिए, मैंने संगठन और सरकार दोनों में काम किया है। संगठन के हिसाब से अचीवमेंट आप पूछेंगे तो अलग होगा। सरकार में रहते हुए अगर आप पूछेंगे तो मैं यही कह पाऊंगी कि मैंने पहला कार्यकाल 3 महीने का कृषि विभाग में किया, तो उसमें 2016 से लेकर 2020 तक का जो कृषि ऋण था उसकी माफ़ी इंश्योर करना, उसको मुख्यमंत्री जी के सहयोग से कैबिनेट से पारित कराना, वो एक बड़ा अचीवमेंट था। वो करके मुझे ज़रूर ये तसल्ली हुई कि हम लोगों ने किसान के लिए वो पूरा किया जो हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में था, सरकार के मैनिफेस्टो में था। फिर अब ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज में काम करते हुए सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं यह मानती हूँ कि हम लोगों ने राज्य में पेसा नियम को लागू किया। ये राज्य के 25 साल के बनने के बाद, और पेसा भी 1996 से लागू हो गया था, केंद्र ने उसको, बड़ी उपलब्धि थी झारखंड के लिए, पारित कर दिया था। उसको लागू कराना मैं एक बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ, पूरे सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर जो गंभीरता दिखाई, उसकी वजह से भी यह हो पाया। हम लोगों ने वाइड कंसल्टेशन, क्योंकि पेसा को लेके बहुत दुष्प्रचार और ज़मीन तक बहुत अजीब अजीब तरह की भ्रांतियाँ लोग फैलाने की कोशिश कर रहे थे। पेसा एक नियमावली है जो स्वशासन को और सशक्त करता है, जो हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उसको और सुदृढ़ करता है, जो शेड्यूल एरिया में लोग फॉलो करते हैं उसको बहुत ताकत देता है। ग्राम सभा को इतनी ताकत देता है कि वो उनकी अगर सहमति ना हो तो वहाँ कोई बड़े इंडस्ट्री या माइनिंग या फिर अन्य गतिविधियाँ ना हो सके। आप आए दिन अभी अखबार में देखते होंगे कि पेसा का जो ग्राम सभा है वो अब सहायक सचिव अगर नियुक्त कर रहा है तो उसमें कई महिलाओं को मौका मिल रहा है। तो पेसा रूल्स जो झारखंड में बना, मैं दावे के साथ कहती हूँ, और इसको अब सब लोग मान भी रहे हैं कि देश के उन राज्यों में जहाँ पेसा लागू है, बेस्ट रूल्स झारखंड का है। इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। कल की ही शायद कोई खबर है कि ग्राम प्रधानों ने अब ये कर दिया, जो खूंटी साइड का एरिया है वहाँ पे जो लाउड डीजे बजता था जिसमें गरीब परिवार के लोग काफी पैसा खर्च करते थे, उन्होंने उस पर बैन लगा दिया है। तो ये चीजें आप देख रहे हैं कि जब ग्राम सभा ने यह निर्णय लिया है तो उन चीज़ों को लागू करना बहुत ही आसान है। डीजे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है, तो कोई चीज़ कोर्ट के ऑर्डर से थोपा जाए या फिर लोग स्वेच्छा से, सहमति से अगर कोई निर्णय लेते हैं, तो उन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने जब थोपा तो लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जो गांव में अगर इस तरह का निर्णय लिया गया है तो जो हमारे पारंपरिक कला संस्कृति है, नृत्य है, वाद्य
वादन है, इन सब चीज़ों को ज़रूर प्राथमिकता मिलेगी और लोग इससे अपना खर्च भी बहुत बचाएंगे। बचा पाएंगे। जब आप स्टार्टिंग अपने पॉलिटिकल करियर के स्टार्टिंग में थी जी, एज ए जिला अध्यक्ष, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप काम कर रही थी ग्रास रूट पे। उस समय आपका एक कार्यक्रम था गांव गांव पाँव पाँव, उसके जरिए क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रही थी आप, किस तरह से लोगों को कनेक्ट कर रही थी? 2014 में मुझे जस्ट लोकसभा के बाद जून में मुझे जिला अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मुझे झारखंड में मिला और मुझे बताते हुए खुशी है कि बहुत कम महिलाओं को ये प्रोफाइल संगठन में मिल पाता है और उसको मैंने जो ग्रास रूट के लोगों की तकलीफ है, उनकी आवश्यकताएं हैं, उनके जो मुद्दे थे, उनके आंदोलन थे, उसको समझने का काम मैंने 2014 से लेकर के 18 में किया। उसमें एक हम लोगों का बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम था गांव गांव पाँव पाँव, जो प्रदेश कांग्रेस के द्वारा निर्देशित था। उसमें हम हर दिन एक पंचायत में समय व्यतीत करते थे। उस पंचायत में 8-10-12 किलोमीटर पदयात्रा भी होता था और उस पंचायत के अलग अलग टोलों में लोगों के साथ बैठ करके जो ज़मीनी मुद्दे हैं उसको हम लोग लिस्ट भी करते थे। कुछ का समाधान हम लोग कर भी पाते थे संगठन के तौर पर और उस वक्त हम लोग की सरकार भी नहीं थी तो परेशानियां तो थी, लेकिन मैं उसका प्रभाव आज तक मेरे काम करने के तरीके पर, कि आज किसी ग्रामीण इलाके में कौन कौन सी समस्या हो सकती है और किसको किस क्या प्राथमिकता देते हुए काम करना चाहिए, इन चीज़ों पे हमारे उस कार्यक्रम का बहुत प्रभाव हुआ। हम लोगों ने प्लान करके फिर जिला में आंदोलन करने का काम किया। और उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे तो प्रदेश में विधानसभा के सामने भी हम लोगों ने धान के खरीद को लेकर के आंदोलन करना। तो ये सारी बुनियादी चीज़ें, और खास करके इसको करने का मकसद ये था क्योंकि हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी बार बार यही बात कर रहे थे कि आप लोग मेहनत करें, क्षेत्र में मेहनत करें और जिन लोगों की आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है उन लोगों के साथ ज़रूर खड़े रहें। तो उस वक्त जितने भी आंदोलन करने वाले लोग थे हमारे उस ज़िला में, उनका कोई भी धरना प्रदर्शन होता था तो उन लोगों से मिलना, उनके साथ सम्मिलित होना, उसके समाधान के लिए खुद आंदोलनरत होना, ये हम लोगों ने किया है। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग कार्यक्रम अगर आप कह सकते हैं किसी के राजनीतिक जीवन में हो सकता है तो पदयात्रा को लेकर हो सकता है। आपने देखा गांधी जी ने दांडी मार्च किया या कई सारी पदयात्रा उन्होंने आंदोलन के स्वरूप किया। और इधर हाल में इस सदी में तो मुझे नहीं लगता कि कोई और नेता ये कर पाएगा। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने का काम किया है, उससे जो उनका जुड़ाव लोगों के साथ और लोगों का जुड़ाव उनके साथ, या जो आज देश के मुद्दे हैं उसको आइडेंटिफाई करने में कितना पावरफुल वो कार्यक्रम रहा। देश में जो बुनियादी मुद्दे हैं वो तो था ही, लेकिन उस यात्रा से जो बातें निकल के आए कि मोहब्बत की दुकान खोलने की आवश्यकता है, तो जो एक टेंशन, एक तनाव समाज में आज के केंद्र शासित जो केंद्र में जिनका शासन है उसकी वजह से समाज में जो दूरी और तनाव आ गया है, उसको प्राथमिकता देकर उसको देश के सामने खड़ा करना उस मुद्दे को, और उस पर सिस्टमैटिकली काम करना कि लोग मिलजुल करके जैसे हम लोग पहले रहा करते थे उस तरह से रहना आवश्यक है। तो पदयात्रा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्राम किसी के पॉलिटिकल करियर में हो सकता है, उससे लोगों का भी जुड़ाव और आपका भी जुड़ाव चीज़ों से होता है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। और भारत जोड़ो एक एग्जाम्पल है। आज के दिन कोई दूसरा राजनेता, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, देश में हो या विदेश में, इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई इतने 6,500 किलोमीटर उन्होंने पदयात्रा, और फिर जो मणिपुर से लेकर के गुजरात तक उन्होंने बॉम्बे तक बस यात्रा की, उसका एक अलग मैसेज देश को मिला। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र आपने किया। अभी की जो स्थिति है, अभी के चुनाव को अगर हम हालिया चुनाव को देखें, जो 22 राज्य बार बार लोग इसको इंडिकेट कर रहे हैं, 22 राज्य से घिरा एक छोटा सा प्रदेश झारखंड ही बचा हुआ है जो ग्रीन दिख रहा है, और ये चुनाव में जो रिजल्ट्स आए, एज ए पॉलिटिशियन कैसे देख रही हैं इसको आप? हम लोग तो ये काफ़ी समय से समझ रहे हैं कि इस देश में बहुत सिस्टमैटिकली लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है।
आप देख लीजिए वोट किस तरीके से मैनिपुलेट करके सत्ता पाया जा सकता है, उसका एक के बाद एक एग्जाम्पल्स है। ईवीएम की शिकायतें हुई, उसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया गया। डिलिमिटेशन जिन राज्यों में किया गया, जैसे असम का एग्जाम्पल है, इस प्रकार से किया गया ताकि वोट जो गठबंधन के या इंडिया गठबंधन के जो वोटर्स हैं उनको स्कैटर किया जाए, और जो एनडीए के समर्थक हैं उनके वोट को पोलराइज किया जाए, एक जगह एकत्रित किया जाए। उसका परिणाम आपको आसाम में देखने को मिला। एसआईआर का नतीजा हड़बड़ में चुनाव के पहले हमने 2 राज्य में देख लिया, बिहार में और बंगाल में। तो इन चुनावों से हमारा यही मानना है कि आज इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करा रहा है, और इन लोगों के हर चाल को राहुल जी सामने रख रहे हैं, सदन में रख रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से रखा जा रहा है। लेकिन ये फेज भी जाएगा, और भाजपा किस तरीके से अपने साथियों को या फिर देश के अन्य रीजनल पार्टीज को कैसे सिस्टमैटिकली खत्म कर रही है, वो भी, उससे भी आज झारखंड के जो क्षेत्रीय दल हैं वो यहाँ के लोकल इश्यूज को या लोकल सेंटिमेंट्स को लेकर के राजनीति करते रहे, वो वॉइस भी ज़रूरत है। देश में फेडरल स्ट्रक्चर भी इसीलिए बना कि भाई केंद्र शासित एक राज्य हो तो राज्य में भी शासन हो, ताकि वहाँ के स्थानीय चीज़ों को लोग समझ सके। तो जिस तरीके से रीजनल पार्टीज को ख़त्म किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान देश को हो रहा है, जहाँ लोगों की आवाज़ को, स्थानीय लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास केंद्र कर रही है। और हमारा देश विविधता के लिए जाना जाता था, इतिहास भी उठा करके आप देखेंगे तो इस पूरी विविधता को ख़त्म करने का जो काम, लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम जो केंद्र कर रही है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और समय भले लगे, लेकिन इस चीज़ का में बदलाव होना तय है। देश की जनता भी समझ रही है कि 5 राज्य के चुनाव थे, तब तक तो आपको सोना कम खरीदो, तेल कम यूज़ करो, वर्क फ्रॉम होम करो, ये चीज़ें, ये बातें नहीं हो रही थी। जैसे चुनाव खत्म हुए, रिजल्ट्स आए, आप देश को ज्ञान देने लगे। तो इन चीज़ों को अपने देश की जनता से सब उम्मीद कर रहे हैं, और सरकार से कोई कुछ उम्मीद ना करे। ये जो ओनरशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ने का काम केंद्र सरकार कर रही है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग बहुत साल पीछे आ गए, बहुत साल पीछे आ गए, और फिर देश में जब बदलाव भी होगा तो इन सारी चीज़ों को कवर अप करना, उस बदलाव को वापस सही ट्रैक पे लाना, उसमें जो भी सरकार आएगी उसको बहुत मेहनत लगेगी। झारखंड में भी डिलिमिटेशन, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आपको लगता है कि जो इन 5 राज्यों में हालिया के दिनों में देखने को मिला, आगे आने वाला टारगेट झारखंड है? देखिए, एसआईआर या डिलिमिटेशन कोई नई चीज़ नहीं है। ये तब भी होता था जब कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट्स थी, या फिर यूपीए ने सत्ता को संभाला था। इसके तरीके पर परेशानी है। आप जिस तरीके से ऐन चुनाव के पहले 90 लाख वोट काट दें, 65 लाख वोट काट दें, उसके बाद लोग अपने होने की का सबूत देते रहें, और इतने कम टाइम में कर दिया जाए। झारखंड में क्योंकि हम लोगों को अंदेशा था कि एसआईआर होगा, डिलिमिटेशन की भी बातें हो रही हैं, इन चीज़ों को पर हम लोगों ने तैयारी की है एज अ पार्टी भी। और आप देख रहे होंगे कि चाहे वो जेएमएम हो, आरजेडी हो या कांग्रेस हो, सभी के बीएलएस फील्ड में तैयार हैं कि ये प्रक्रिया जैसे ही शुरू हो जाएगी तो हम लोग एक भी जेन्युइन वोटर का मत न कटने दें, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो हमारे पास तो ये समय है, तुरंत चुनाव नहीं है, लेकिन सोचे समझे तरीके से या तो वोट्स को कंसोलिडेट करके या वोट्स को स्कैटर करके सत्ता में आने का जो प्रयास है, जिसमें इलेक्शन कमीशन खुल करके केंद्र की जो मदद कर रही है, इसका बहुत नुकसान देश को आज के दिन हो रहा है। लेकिन ये लड़ाई भी हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आज़ादी की लड़ाई भी कांग्रेस ने लीड किया था और हमने देश को आज़ादी दी, देश को निर्माण का पूरा काम कांग्रेस ने किया है। आज जो ये विध्वंस हो रहा है उसको भी हराना और उसका पुनर्निर्माण भी कांग्रेस ही करेगी। आपने बताया जब आप जिलाध्यक्ष थी, एक बड़ी जिम्मेदारी महिला के तौर पे आपको मिली थी। राजनीति में महिलाओं के लिए मुश्किलें हैं? मुझे लगता है सिर्फ राजनीति में नहीं,
महिलाओं के लिए इस पूरे समाज में मुश्किलें हैं, हम्म, लेकिन हम लोग दशकों से बहुत चीज़ों से लड़ के आगे बढ़े हैं। हम्म, और आज के समय की जो आवश्यकता है, हम्म, आप देख रहे हैं कि महिलाओं के शिक्षा को लेकर के अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम्म, महिलाओं के घर से बाहर निकल के काम करने में को लेकर के बहुत बदलाव हुए हैं। हम्म, महिलाओं को राजनीतिक भी रिप्रेजेंटेशन, लोकल बॉडी में आपने देखा कि जो कांग्रेस की सरकारें रहीं, कांग्रेस के लीडर्स रहे, उन्होंने सुनिश्चित किया कि लोकल बॉडी में आरक्षण के साथ आप राजनीति में आज 50% से ज़्यादा चुनी हुई प्रतिनिधि जो हमारे पंचायती राज में है या अर्बन बॉडीज़ में है, वो महिलाएं। महिलाओं के लिए अब बहुत ज़रूरी है कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन असेंबली में और पार्लियामेंट में होना चाहिए, उसके लिए आरक्षण मिले। तो एक जेंडर सेंसिटिव जो है गवर्नेंस इंश्योर हो सकता है। और उससे भी जो बहुत ज़रूरी बात है, मैं सभी महिला को कहती हूँ, आपको भी कहूँगी, आप तो खैर उस रास्ते पर हैं, कि महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो शिक्षित हो जाएं। आज कई सारी बुराइयां, आप लड़कियों को लड़कों के बराबर नहीं मानना, उन सब चीज़ों के पीछे आर्थिक कारण बहुत है। बेटे नौकरी करेंगे, परिवार चलाएंगे, घर के में माँ बाप को देखेंगे। इस दूरी को, इस गैप को भी पाटने के लिए ज़रूरी है कि महिलाएं आर्थिक रूप से एक्टिव हो। तो उसके लिए सरकार भी कई सारे योजनाएं चला रही है। झारखंड में मैया सम्मान तो उन्हीं महिलाओं को ऑनर करने के लिए जो घर में मोस्टली हैं, 24 घंटा वो काम करती हैं, बच्चे संभाल रही, छोटे बच्चे हैं, या तो पढ़ाई लिखाई कर रही हैं या फिर अपने घर के बुजुर्गों की सेवा कर रही हैं, लेकिन उनके लेबर का, उनके एफर्ट्स का कोई आर्थिक आकलन नहीं है। ये बहुत छोटी सी शुरुआत है, लेकिन आप अब इसका 1-1.5 साल जब पूर्ण हो चुका है, अगर आप कोई एक सर्वे कराएं या रिसर्च कराएं, तो आपको समझ में आएगा कि उन महिलाओं को इस राशि से किस तरह का कॉन्फिडेंस मिल रहा है। वो उन्हें और भी 4 कदम आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस दे रहा है। वो महिलाएं समूह से जुड़ रही हैं, समूह के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज से उनका जुड़ाव हुआ है और अपना कोई रोजगार, व्यापार, व्यवसाय करने की कोशिश कर रही हैं। तो यह वक्त जो है वो इस बात का भी है कि महिलाएं आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त करें, और राजनीति में, डिसीजन मेकिंग बॉडीज में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। आप देखें, वो बदलाव आप देख रहे होंगे झारखंड में। इस बार का जो बजट है वो 34% बेस्ड है विमेन एंड चाइल्ड बजटिंग, आप कह सकते हैं। तो ये बदलाव ऊपर के लेवल पर तभी हो सकता है जब महिलाएं उस डिसीजन मेकिंग बॉडी का हिस्सा हो। तो मैं यही आप लोगों के माध्यम से कहूँगी कि हर महिला को ये प्रयास करना चाहिए, हर पेरेंट्स को ये प्रयास करना चाहिए कि उसकी बच्ची न सिर्फ शिक्षित हो, बल्कि वह आर्थिक रूप से भी सक्रिय हो। अब मैया सम्मान का आपने जिक्र कर दिया, तो एक बड़ा इसको कयास कह लें, सूत्र कह लें, जो भी ट्रेजरी घोटाला का मामला आपने भी देखा कि कई तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। अब इसमें ये चीजें सामने आ रही हैं कि भैया ट्रेजरी घोटाला से जिस तरह से सैलरी रोकी गई है, मैया सम्मान में सरकार ने पैसे दे दिए, खजाना खाली हो गया, तो मैया योजना का वो वही इस राज्य का बजट 2-4-5 हजार करोड़ नहीं, लाख से अधिक है। मैया सम्मान में जो राशि जा रही है वो कुछ हजारों में है। पहला तो नहीं, हर महीने मैया सम्मान के पेमेंट के पहले भाजपा यह दुष्प्रचार करती है, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, अब तो आ ही नहीं सकता। इन तमाम चीजों को करते करते इनका 1.5 साल बीत गया है। मैया सम्मान बहुत कमिटमेंट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच विचार करके इसको लागू करने का काम किया है। इन सब चीजों से जो हमारा सोशल इंडिकेटर्स है, किसी प्रति परिवार जो आय के मामले में आप देखें तो झारखंड पीछे था। अगर किसी परिवार में आज के दिन 30,000 रुपए आर्थिक आय जो है महिला के खाते में पैसे आने से जुड़ जा रहे हैं, तो जरूर झारखंड को एक पायदान ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। इस राशि को खर्च कर रहे हैं लोग शिक्षा में, चाहे बच्चों के पोषण में। इन सब चीजों से भी सोशल इंडिकेटर्स हम लोगों का इम्प्रूव कर रहा है। ये योजना बिना रुके आगे बढ़ेंगी, बल्कि ये महिलाएं जो आज इस योजना से जुड़ गई हैं, उनको और कैसे फाइनेंशियल एक्टिविटी में जोड़ा जाए, ये महिला बाल विकास विभाग तो जो काम कर रहा है कर ही रहा है, लेकिन हम लोगों के विभाग से भी JSLPS के माध्यम से ये सभी महिला समूह का हिस्सा बने, फिर वो बचत की आदत डालें और समूह से जुड़ करके बैंक क्रेडिट से जुड़ें और अपना रोजगार शुरू करें। इसके भी प्रयास, नेक्स्ट लेवल के भी प्रयास सरकार ने शुरू कर दिए हैं।
अच्छा, ये आपको नहीं लगता कि जैसे आप सरकार में हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार में रहते हुए भी सवाल भी उठाना पड़ता है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो डेमोक्रेसी में तो की तो खूबसूरती यही है। हुँ, और मैं इस पर थोड़ा सा पीछे जाके बताना चाहूँगी कि जब हम संगठन में संघर्ष कर रहे थे तो हमको लगता था कि हम विधायक बन जाएंगे हुँ, तो मेरे पास सभी समस्याओं का समाधान हुँ, होगा। हम विधायक बने, 10 कामों में से ज़रूर 5 या 6 काम लोगों को डिलीवर करने में हमारी क्षमता रही, लेकिन फिर भी 3-4 काम ऐसे होते थे हुँ, जो प्रशासनिक देरी की वजह से या फिर लोगों के उस मुद्दे पे सेंसिटिव नहीं होने की वजह से ये चीज़ें हुँ, डिले होते रहती थी। हुँ, तो सवाल उठाना फिर लाजमी है। पूरा सदन चलता है हुँ, माननीय विधायकों के सवाल उठाने के लिए। हम लोगों ने भी खूब सवाल उठाए, हुँ, वो चाहे 27% आरक्षण के लिए सवाल उठा करके हुँ, सरकार से आश्वासन लेने की बात हो, आंगनबाड़ी की बहनों के सैलरी बढ़ाने या अन्य अनुबंध कर्मियों के मानदेय को बढ़ाने की बात हो, हुँ, जहाँ पुल पुलिया चेक डैम नहीं है वैसे सवाल उठा करके हुँ, उन मुद्दों को हाईलाइट करने की बात हो। तो सवाल तो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। कोई संगठन में काम कर रहा हो या सरकार का भी हिस्सा हो, तो ये सवाल आज मैं मंत्री हूँ, मैं पब्लिकली शायद कोई सवाल ना उठा पाऊँ, लेकिन मैं कैबिनेट मुझे लोकतंत्र ने यह अधिकार दिया है कि मैं कैबिनेट में उस सवाल को उठा सकती हूँ हुँ। और उसका समाधान जो है कैबिनेट के साथी जो हैं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दें। तो सवाल तो मुझे लगता है हर किसी को उठाना चाहिए और बेहिचक उठाना चाहिए। अब आपने विधायक का वो ज़िक्र कर दिया है कि तो आप नई नवेली विधायक बनी थी, अपनी ही सरकार के खिलाफ वो टूटी हुई सड़क जो काफ़ी दिनों से वो पानी जमा हुआ था, उसमें जाकर बैठ गई थीं। वो वाक़या बताइएगा कैसा? वो सड़क जो है ना हुँ, NHAI का था, हुँ, नेशनल हाईवे। हुँ, लेकिन ग्रामीण हैं लोग, हुँ, जनता ये नहीं समझती कि कौन सा काम मुखिया जी के कार्य क्षेत्र हुँ, का है, उनके अधिकार क्षेत्र का है, कौन से कामों का समाधान मुखिया जी के पास मिल जाएगा, किस काम के लिए आपको विधायक को संपर्क करना चाहिए और किस काम का समाधान सांसद को करना चाहिए। लेकिन अगर सड़क खराब है तो सब लोग मुखिया जी का एक छोटा सा दायरा समझते हैं, हुँ, लेकिन उनको लगता है विधायक ही हुँ, सारे प्रॉब्लम, सांसद तो हुँ, पूरे समय क्षेत्र में भी नहीं होते और कहीं हैं भी हुँ, तो इतना बड़ा क्षेत्र है कि लोग उनके दरवाजे तुरंत जा नहीं सकते। और हमारे यहाँ ये परेशानी थी और वो सड़क पर हम लोगों ने केंद्र को भी लिख करके, हुँ, NHAI को भी लिख करके हुँ, उसका समाधान तो ले लिया था। हुँ, उस सड़क के टेंडर होकर के 8 महीने हो गए थे हुँ, और हर दिन वहाँ हुँ, आपके जैसे जागरूक मीडिया के भी साथी थे जो हुँ, पूछते थे राहगीरों से हुँ, कि क्यों सड़क नहीं बन रहा है, कि विधायक नहीं देख रहे हैं, क्या हुँ, है। तो सारा दोष हुँ, आता था, लेकिन दोष लेने में हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमारा काम है। मेरे सामने कोई अगर समस्या है तो मुखिया का है बोल करके मैं उससे हुँ, अपना हाथ नहीं खींच सकती। हुँ, सांसद की जिम्मेदारी है तो मैं ये नहीं कह सकती कि हमने इसमें आपको मदद नहीं करेंगे, किसी और के पास जाइए। हम यही कहते हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे। वैसे ही उस दिन वो सड़क पे बहुत बरसात हो रही थी और आम नागरिकों को, वो बाजार का एरिया था, वहाँ आम नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही थी और लिखा पढ़ी, हुँ, सवाल उठाना, जवाब उठाना, पदाधिकारियों को फ़ोन करना, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने हुँ। करके देख लिया था और वो काम नहीं शुरू हो पा रहा था। तो मुझे लगा कि आंदोलन, सत्याग्रह ही सही तरीका है हुँ, और वहाँ जा कर के हमने वो हुँ, किया। तो आज आप जाएंगे अगर हुँ, गोड्डा, अगर हुँ, तो आपको दूर हसदिया से ही 4 लेन हुँ, और जो इधर की NHAI की सड़क है वो सब दुरुस्त मिले। जिन रास्तों को हम लोग घंटों लगता था, हुँ, आज मिनट में जो है हुँ। उस रास्ते को पार करते हैं। अच्छा, आप के राजनीतिक सफ़र को देख लें या फिर पर्सनल सफ़र को, कोई ऐसे फैसले को लेकर लगता है कि इसको थोड़ा अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए था? कोई ऐसा फैसला जिसमें लगता है आज आप सोचती हैं कि इसको? नहीं, मुझे लगता है मैं बहुत लकी रही हूँ इस मामले में हुँ, कि जो मेरे पर्सनल निर्णय हो हुँ, या फिर राजनीति में भी आप किस पार्टी से जुड़ेंगे, हुँ, किस आइडियोलॉजी को मानेंगे, हुँ, मुझे लगता है मैं बहुत लकी रही हूँ। हुँ, और मेरा ऐसे भी मानना है कि आप अगर
अपने मन की बात सुनेंगे, अपने इनर वॉइस को सुनेंगे और कोई निर्णय लेंगे तो वो निर्णय सही ही होगा। और लेकिन हाँ, आपको उसके लिए मेहनत करना है। आपने कोई निर्णय लिया और फिर सब छोड़ के बैठ गए, तो अपने आप निर्णय आपको सही लेना होगा और उसके लिए आपको कर्म भी सही करने पड़ेंगे ताकि आपका जो निर्णय है वो सही हो। और मुझे नहीं लगता कोई रिग्रेट है मुझे कि ये निर्णय हमने ऐसे नहीं ऐसे लिया होता तो कुछ असर आज की पड़ता। राजनीति में क्या मैटर करता है, आइडियोलॉजी या फिर अलायंस पॉलिटिक्स? कि इंडिविजुअल पे मुझे लगता है फर्क पड़ता है, लेकिन इन बेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री आपको आइडियोलॉजी को फॉलो करना बेहतर है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मेरे इस फैसले से आपके पास सत्ता रहेगा, आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, चीज़ों को एक रिजल्ट दे पाएंगे, लेकिन हो सकता है वो शॉर्ट टर्म हो। इन लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजी को मानना और आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स करना बेहतर है। गांधी जी किस ज़माने में थे आप सोचिए, है ना? नो सोशल मीडिया, नो प्रिंट मीडिया, नो डिजिटल मीडिया, लेकिन उनकी लीडरशिप को दुनिया ने माना। वो कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन विश्व के सबसे बड़े नेता हम लोगों के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, क्योंकि उन्होंने आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स की। कमज़ोर की आवाज़ बनने का उन्होंने प्रयास किया, गुलामी को नहीं माना और सत्याग्रह, अहिंसा के रास्ते, सत्य के रास्ते अपना समाधान ढूंढना। तो आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स में अभी के जो युवा हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आइडियोलॉजी को समझने का, क्योंकि जब हम यंग होते हैं तो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होते हैं, हमारा एक्सपोजर भी बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन आज के दिन बच्चों को इंटरनेट का ऑप्शन है, बहुत सारी किताबों को पूरा अध्ययन किए बगैर भी उन्हें कई सारा इन्फॉर्मेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। तो चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए और पॉलिटिक्स सबसे बड़ा हथियार है जीवन में बदलाव लाने का, लोगों के जीवन में बदलाव लाने का। और आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स हो वही सही है, तो उस पे उसको समझने और उस पर चलने का प्रयास युवाओं को भी मैं देती हूँ। अच्छा, आप एक मंत्री हैं, विधायक भी रही। सोशल मीडिया जिस तरह से हावी है, कभी कभी आप देखती होंगी कि आपको भी लोग खूब ट्रोल कर देते होंगे किसी चीज़ पे। एक वाकया मुझे याद है उस दौर का, जब मुझे लगता है पूरा देश आपके साथ खड़ा हो गया था, जब आपको एक शब्द कहा गया था। हालांकि एज ए महिला मुझे भी उस शब्द को सुन के मेरा भी खून खौला था, और मुझे लगता है कि हर एक इंसान का उस वक्त वही हाल हुआ होगा। तो आप देखिए, अब सोशल मीडिया की बात कर लें आप, तो खैर एआई है, इसका जितना फायदा है कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान भी है। अगर लोग इसको गलत तरीके से इसका उपयोग करें तो आप जानती हैं डीप फेक क्या कर सकता है। बहुत तो उसी प्रकार से भाई, अब लोगों के पास अगर ट्विटर फेसबुक का माध्यम है, आप उस पे कुछ कंस्ट्रक्टिव ना करके लोगों को अब्यूज करना चाहें, और महिलाओं के लिए तो सबसे आसान है कि आप भाई उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करिए, बाकी सारी लड़ाइयाँ वो जीत जाएंगी। लेकिन जब बात चरित्र पर आ जाती है तो आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपके अभिभावक हैं, तो उन चीज़ों को कैसे फेस किया जाए, महिलाएं कई बार समझ नहीं पाती। तो मेरे साथ भी ये हुआ। मैं ही नहीं, इस देश में कई ऐसी राजनीतिक महिलाएं हैं जो जब लोग सब कुछ से हार जाते हैं तो फिर उनके कैरेक्टर पर आते हैं। तो मेरा यही मानना है कि इस चीज़ को अपने दिल दिमाग पर हावी नहीं, इसको अपने दिल दिमाग पर हावी होने नहीं देना। कुछ देर तक मैं भी सोची कि अरे ये क्या है, तो लेकिन फिर मैंने अपना समय लिया, क्योंकि मैं हेस्ट में कुछ करना नहीं चाहती थी, क्योंकि आप कई बार गुस्से में या एग्रेशन में फिर आपसे भी वही गलती होगी। तो कोई निचले स्तर पर जा रहा है तो आप भी उसी स्तर पर जा कर के काम करें। यानी अब मेरा सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को ये सुझाव है
कि इस तरह के अनर्गल बयानबाजी या आरोप को अपने दिल दिमाग पर बिल्कुल हावी नहीं होने देना। ये डिजर्व नहीं करता आपका अटेंशन, आपका समय या आपका जो इमोशंस है। तो और मैंने जितना समय लिया मुझसे ज्यादा बुरा अन्य लोगों ने माना। मैं जिसको नहीं भी पहचानती थी वो भी सारे लोगों ने हमारे लिए खड़ा हुआ। तो सोशल मीडिया का अगर डिमेरिट है तो उसकी कुछ ताकत भी है। तो मेरी लड़ाई उस वक्त, क्योंकि वो पर्सनल था, मुझे अगर कोई किसी अन्य महिला के साथ कोई घटना हो जाए तो मैं उसकी लड़ाई के लिए एड़ी चोटी कर दूं, लेकिन अपनी लड़ाई आप खुद कैसे लड़ें? जितना समय मुझे लगा उतने समय में महिलाओं ने, युवाओं पूरे ने, देश ने उसका जवाब महिलाओं दे ने, दिया युवाओं ने और कोई भी समझदार जो व्यक्ति था उसने हमारी लड़ाई लड़ दी। तो मुझे खुद नहीं लड़ना पड़ा। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आज के दिन इस तरह की बातें करने वाले लोग इनसिक्योर लोग हैं, आपसे डरे हुए लोग हैं और आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जानते हैं कि महिलाओं को उनका आत्मसम्मान, उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उससे सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी मानसिक प्रभाव पड़ सकता है। तो वो वहाँ हिट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको उससे बहुत, आपको कोई गाली बकरा वो एक्सेप्ट ही ना करें तो भाई उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों से प्रभावित ना होना, ये हम लोग समय से सीखे। पहले हम लोग भी अगर कोई बात कह दे तो उससे बहुत विचलित हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे हमें समय ने सिखाया, अनुभव ने सिखाया कि किन बातों को प्राथमिकता देना और किन बातों को जस्ट इग्नोर करना है। समय लोगों को सब सिखाता बताता है। अच्छा, अब इन सब चीज़ों से परे बात करते हैं कि दीपिका पांडे सिंह को अच्छा क्या लगता है करना? पढ़ना खाली टाइम में कभी पढ़ने का शौक रहा, कभी किताबें लिखने का शौक हुआ? नहीं, मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं रही हूँ। जब जितनी ज़रूरत रही उतनी पढ़ाई हमने की है। आज भी जो मुद्दे से जुड़ा हुआ है या फिर हमारे काम से संबंधित है उस पर रिसर्च हम खुद करते हैं या लोगों से करवा लेते हैं। लेकिन मुझे अब तो, पहले तो अपना जो नींद की कमी है उसको मौका मिलते ही 5 से 6 घंटे हर दिन नींद कैसे कंप्लीट हो वो रहता है। उसके अलावा मुझे अभी नेटफ्लिक्स हो, जियो हॉटस्टार सीरीज देखना या फिर अच्छा, न्यूज़ चैनल देखती हैं कि नहीं जब आप सीरीज नहीं, मैं बहुत देखती थी। मैं पहले तो न्यूज़ ही देखती थी, टीवी पर हो या फिर मोबाइल पे। लेकिन अभी मैंने कुछ समय से इलेक्ट्रॉनिक देखना बिल्कुल बंद कर दिया। एयर नाउ देखिएगा, यहाँ अच्छी खबर मिलेंगी। डिजिटल कुछ देख लेती हूँ लेकिन टीवी मैंने देखना बिल्कुल बंद कर दिया। टीवी इन द सेंस न्यूज़ चैनल्स जो है, क्योंकि आप जैसे ही आप वो बंद कर देते हैं ना तो आपको पूरे देश में अमन, चैन, शांति समझ में आने लगता है। वरना आप टीवी खोल लीजिए, आपको अभी लगेगा कि इंडिया और पाकिस्तान में वॉर ही होने जा रहा है। तो ये मैंने बाय चॉइस धीरे धीरे कम किया है, क्योंकि जितनी खबरें आपको चाहिए आज आपको सोशल मीडिया पे मिल जाता है या फिर अगले दिन के अखबार को जब आप पढ़ेंगे तो पूरे एनालिसिस के साथ मिल जाता है। तो मैंने अभी कंट्रोल कर लिया है। उसकी बजाय मैं कोई वेब सीरीज या कोई नई मूवी देखना पसंद करते हैं। अच्छा, खाना बनाती हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मतलब शादी के बहुत साल तक अब मेरे हस्बैंड यही कंप्लेन करते हैं कि तुम खाना नहीं बनाती हो, बहुत कम बनाती हो, या फिर बच्चों का चॉइस का कुछ है। तो खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है और जब मैं बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ तो मुझे किचन में जाके काम करना पसंद है। वो बर्तन ही धो लो या फिर कोई अच्छी चीज़ बना लो फैमिली के लिए, मैं देखती हूँ कि मैं डिस्ट्रेस हो जाती हूँ। कौन सा वैसा डिश है या फिर मतलब क्या चीज़ है जो आपको बनाना बहुत अच्छा लगता है? मेरे यहाँ सभी लोग वेज नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, तो मैं जो लोगों को पसंद है उसके हिसाब से। मेरे खाने का ये है कि मुझे समय पर खाना मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत इंडियन पसंद है या फिर कुछ और? इंडियन पसंद है, साउथ इंडियन भी पसंद है। कुछ ऐसा रहता हो कभी कि बच्चों का ये डिमांड है तो वो भाग दौड़ वाली सिचुएशन? बच्चे, बड़ी बेटी तो मेरी कॉलेज में है, बाहर है, छोटी बेटी स्कूल में 12th में है वो।
तो उनका कुछ डिमांड रहता है, हम्म। तो उनके हिसाब से बनाना। उनको मेरा बनाया हुआ नॉनवेज पसंद है, तो उनके लिए मोस्टली वही बनता है। झारखंड में ज्यादा टाइम बिताना पसंद करती हैं या कहीं बाहर, या फिर कौन सी ऐसी जगह है जो आपको बहुत कनेक्ट करती है? नहीं, मुझे महगामा हम्म। में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, हम्म। और उसके बाद रांची हूँ मैं, अगर काम की वजह से, क्योंकि मेरी माँ यहाँ है, तो वो खूबसूरत मुझे पसंद है। टाइम स्पेंड करने के लिए अगर आप कहीं जाना चाहें तो वो कौन सी जगह होगी? खूबसूरत टाइम स्पेंड करने के लिए मैं मैया सम्मान की यात्रा जब चल रही थी तो मैं नेतरहाट भी गई थी, तो मुझे नेतरहाट भी अच्छा लगा था। अदरवाइज आप झारखंड में किसी भी सड़क से आप गुजर रहे ग्रीनरीज है हो तो आप कहीं भी, कोई वाटर बॉडी है, पहाड़ है, आप वहाँ खड़े हो जाइए, वो चीज़ें अच्छी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप ऐसी जगह पर हों जहाँ लोग आपकी प्राइवेसी को ना डिस्टर्ब करें। फैमिली के साथ आप हैं, क्योंकि आप कहीं भी जाइए आइए, ईश्वर की कृपा ही है कि लोग आपको जानते पहचानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको भी लगता है कि आप अपने बच्चों के साथ प्राइवेट टाइम बिताएं, तो मुझे लगता है उसके लिए मेरा घर सबसे अच्छी जगह है। क्योंकि बाहर में लोग पहचान लेते हैं। मैं वहाँ कंफर्टेबल हूँ। वहाँ आप अपने हिसाब से खाना बनवा सकते हैं, बना सकते हैं, और टीवी भी है, बच्चे भी हैं, हस्बैंड है। तो मुझे लगता है अब मेरा जो घर है या जहाँ हम फैमिली साथ हैं, वो स्पेस बेस्ट है। अब थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि जिस तरह से हम लोग मतलब इजी टू वियर, ऐसे तो हमेशा मैंने आपको साड़ी में ही देखा है। कभी कभार जब आप यूथ कांग्रेस में थी तो आप सूट में नजर आती थी, तो क्या लगता है कि मतलब सबसे आसान क्या है? इजी टू वेयर जल्दी है? ऐसे तो मैंने आपको देखा है कि छठ का पूजा करके भी आप एकदम उसी तरीके से विधानसभा आई थी, जबकि कोई बहुत लोग परहेज करते हैं इस चीज से। नहीं, अब जो पर्व त्योहार हैं और जो अपनी परंपरा है उसको भूलने से तो फिर चलेगा नहीं काम। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, मैं बहुत सालों से, क्योंकि पब्लिक लाइफ में हूँ, तो साड़ी ही पहनना प्रेफर करती हूँ। कभी कभार सूट पहन लिया, लेकिन ऐसा नहीं है मैंने सब तरह के कपड़े पहने। मैं भी कॉलेज गई हूँ और पढ़ाई की है, तो मैंने सभी तरह के कपड़े पहने। इनफैक्ट स्कर्ट से लेके जीन्स और सूट्स, सभी कुछ पहना है मैंने। अब थोड़ा अपने प्रोफेशन की वजह से, अपने एज की वजह से, मुझे लगता है कि साड़ी इज वन ड्रेस। जब आप अगर साड़ी पहने हुए तो आप कहीं भी आ सकते हैं। आप एक शूट के लिए आ सकते हैं, आप एक मीटिंग के लिए जा सकते हैं, या फिर अपने घर पे भी आप लोगों को मिल सकते हैं। तो आई एम मोस्ट कंफर्टेबल इन साड़ीज नाउ। चलिए, अब हमारा अगला राउंड जो स्टार्ट होता है वो रैपिड फायर। इसमें आपको जवाब देना है बिना सोचे, सोचने का समय है आपके पास। कोशिश करूंगी मैं। हेमंत सोरेन को अगर एक शब्द में परिभाषित करें? संवेदनशील। संवेदनशील। राहुल गांधी? ऑनेस्ट। कल्पना सोरेन? वेरी चार्मिंग। सदन में वो नेता जो सबसे पसंदीदा हो? स्पीकर महोदय, बहुत अच्छे से सदन को संभाल रहे हो। गुस्सा भी आता है तो बहुत पोलाइटली। हाँ, उस चेयर को बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं। ऑपोजिशन का सबसे अंडररेटेड नेता? अंडररेटेड, मुझे तो लगता है सब बहुत लाउड है। कोई एक ऐसा जो लगता है कि नहीं? मुझे लगता है एवरीबॉडी हैज दैट एक्सपोजर। पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा किस चीज से इरिटेशन होती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में कोई इरिटेट होने वाली बात है। झूठ से जरूर इरिटेशन होता है। अगर हम जिस तरह से देख रहे हैं अभी का जो सिनेरियो, हालांकि झारखंड से रैपिड फायर में है, तो जो सिनेरियो अभी चल रहा है उसमें विपक्ष को किस नजरिए से देख रही हैं? फर्जी, बहुत कमजोर। हाँ, वेरी वीक ऑपोजिशन, वेरी वीक ऑपोजिशन। ऑपोजिशन मतलब एकदम सुनने के कगार पे है। बिल्कुल। अच्छा, आपने लव मैरिज किया है तो एक सवाल तो उससे बनता है कि प्यार ज्यादा मुश्किल है या राजनीति? दोनों बहुत प्यारा है। दोनों ही बहुत प्यारे हैं। स्ट्रगल तो दोनों में है, लड़ाइयाँ हैं।
देखिए दोनों की जर्नी जो है ना बहुत कमिटमेंट खोजती है, बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत, लेकिन बहुत कमिटमेंट चाहिए। लेकिन अगर आप दिल से करते हैं तो ये बहुत बहुत प्यारा है और बहुत आसान है। कांग्रेस में सबसे अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला नेता कौन लगता है? मैं सोच रही हूँ किसने मुझे लास्ट हंसाया है। मुझे लगता है कांग्रेस अब सीरियस पॉलिटिशियंस हैं। सब हाँ, कहे। तकरीबन सभी लोग, या फिर हम लोगों से बहुत मजाक नहीं करते लोग। लाइफ की कोई ऐसा कोई वाकया जिसने आपके जीवन में अमिट छाप छोड़ी, कुछ ऐसा? बहुत सारे हैं, कई सारे इंसिडेंट जो मैंने खास करके बच्चों और महिलाओं के जिसको सामने से देखा या फेस किया है, वो बहुत मेरे दिमाग में वो बहुत स्पेस लेता है। मैं बहुत कैटेगरीली नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि उन घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहती, लेकिन जो अट्रॉसिटीज़ बच्चे या महिलाओं पर हमने देखा वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। जिस तरह से अगर हम पूरे राजनीतिक पोर्टफोलियो को देखें, आपका बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो इन सब चीज़ों में अगर हम लास्ट नाइट पार्टी मीटिंग की बात कर लें या लास्ट नाइट फैमिली डिनर की बात कर लें, उसमें कितना डिफरेंसेस हो जाता है? मतलब पार्टी मीटिंग तो चलती रहती है, लेकिन फैमिली डिनर साथ में बैठ के हम कर रहे हैं। बहुत कम मुझे अब मौका मिलता है जब हम लोग चारों एक साथ हैं, क्योंकि कोई शिक्षा की वजह से बाहर है, मैं अपने काम की वजह से बाहर हूँ, तो हम लोग डिफरेंट लोकेशंस पर, बट वीकेंड्स पे हम लोग कोशिश करते हैं कि साथ हों। और डिनर से ज़्यादा मुझे लगता है कि कई बार हम लोग ब्रेकफास्ट साथ में कर साथ हो लेते जाता है। हैं जब आप निकलने वाली होती हैं। अच्छा, ये किताबें पढ़ती हैं आप? पहले बहुत पढ़ते थे, अब बहुत कम हो गया कम। है। अच्छा, मूवीज देखती हैं आप? मूवीज में हालिया मूवी कौन सा देखा और क्या? हम्म, अभी रिसेंटली मैंने नीना गुप्ता का वो देखा था, वध 2। बच्चों। वध 2 देखा था मैंने। सीरीज भी कुछ 24 चल रहा था, आर्या, कई कई सारी। झारखंड की भी बहुत सारी। अच्छा, जो लोकल भाषा है, लोकल भाषा में जो फिल्में आती हैं, वो देखा है कभी आपने? रिसेंटली तो नहीं देखा है। और अपने यहाँ झारखंड की तो मूवीज़ अब पॉपुलैरिटी उनको मिल रही है और आपको इजीली देखने को मिल रहा है। अभी एक मूवी जो आई है उसको देखने का प्रयास है, देखती हूँ कब देख पाते। भाषा पर इंग्लिश हिंदी बोलती हैं कि कुछ और भाषाएं भी आप जानते भोजपुरी हैं? घर में भोजपुरी। बात होती है। अब ससुराल में अंगिका भाषी हैं वहाँ के लोग, तो वो सीखने का प्रयास किया। बच्चे बोलते हैं? बच्चे हिंदी और इंग्लिश हिंदी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं? कभी लगता है कि उनको भी वो ऐसा? समझते हैं, बहुत फ्लुएंटली नहीं बोलते हैं, लेकिन पता उन्हें भी है। वो नाना नानी दादा दादी का जवाब प्रयास करते हैं कि उसी भाषा में। दीपिका पांडे सिंह को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे? खुद को कैसे परिभाषित खुद करेगा? को कभी ऐसा होता ना, मुझे लगता बहुत है ये सवाल काम। आपसे पूछना नहीं चाहिए। नहीं, बहुत काम, बहुत रूड, या कुछ ऐसा लगता होगा, अरे नहीं मुझे तो बहुत तेज गुस्सा आ जाता है कभी कभी? कारण होने चाहिए गुस्सा होने के, और इन सब बातों के बियॉन्ड मुझे लगता है कि अगर सच में आप पूछेंगे तो मैं कमिटेड बहुत हूँ। जिस काम को मैंने कमिट कर लिया है मुझे उसको पूरा करना, वो धोना है। कि छोटी बात हो या बड़ी बात हो, बड़ा काम हो, मैं एक तरह से उसको, आप अगर उसको थोड़े खराब तरफ ले जाके बोलना चाहेंगे तो मैं ये कह सकती हूँ मैं जिद्दी हूँ। किसी काम के लिए अगर हमने सोच लिया है और कन्विंस्ड है कि ये सही है, लोगों के लिए सही है, तो वो जिद जिद है खराब मेरी। नहीं है, जिद अगर नहीं, किसी में है मैं तो वो बुरा तो नहीं पूरा मानती। कर मैं लेता है। अपने भाषण में कहती हूँ, स्कूल जाती हूँ तो बच्चों से भी कहती हूँ जिद कि होनी अच्छी चाहिए। बातों के लिए जिद होनी चाहिए। लाइफ का गोल आगे? ईश्वर की कृपा से मैंने जो भी प्रयास किया उसमें मैं सफल होती रही हूँ, और जो ये सफलता मुझे मिली है उसको कैसे सार्थक किया जाए उस प्रयास में है कि मेरी यह सफलता लोगों के जीवन को बेहतर करने में कैसे लगे, इस प्रयास में हूँ। मुझे उससे ही संतुष्टि, मुझे लगता है उससे ही संतुष्टि मिलनी है।
शुक्रिया दी हमसे तमाम बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ आज झारखंड विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी थी, जिनके खट्टी मीठी यादों, पूरे उनके राजनीतिक सफ़र और उनके जीवन के तमाम सफ़र से हमने आपको अवगत कराया। तो पूरा पॉडकास्ट ठहर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको इनकी ज़िंदगी जानना है तो हर एपिसोड को देखना ज़रूरी है। इससे आप दीपिका पांडे सिंह को बहुत करीब से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।